औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम जो है नेक्स्ट अपना टॉपिक करेंगे फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट की न्यू डील। और जिस तरह मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्रेट डिप्रेशन पढ़ा था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका जो ग्रेट डिप्रेशन से मुल्क को निकालने के लिए जो एफडीआर ने एक प्रॉपर सेटअप डिवाइस किया था, जो एक आउटलाइन किया था, वो क्या था? न्यू डील। और इसी न्यू डील के एजेंडा के तहत ही वो जीता था। ठीक है। इसने कहा था कि आई प्लेज माई सेल्फ टू अ न्यू डील फॉर द अमेरिकन पीपल। ये इसका एक डायलॉग था, एक स्लोगन था फॉर हिज प्रेसिडेंशियल कैंपेन। तो इसको हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब इसने क्या किया कि इसने ना कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे, जब वो अभी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए ना वो लड़ रहा था, तो उसके दौरान ही उसने इकोनॉमिस्ट, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, उनको ना सबको उसने इकट्ठा किया। और उसने ना उनसे कहा कि आप ना मुझे कोई एक ना प्लान जनरेट करके दें कि हमने किस तरीके से चीज़ों को ना लेके चलना है। ठीक है। ही वांटेड टू सीक टू बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बैलेंस बिटवीन वेज अर्नर एंड एम्प्लॉयर एंड कंज्यूमर। ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने इन ये जितने भी ब्रेन थे ना, इनको उसने इकट्ठा किया और उसको कहा कि आप मुझे ना कोई एक प्लान तैयार करके दें। ठीक है। ये एक उसकी बहुत अच्छी अप्रोच थी, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद ये उसने फर्दर क्या किया कि फायर साइड चैट्स, बीबीसी रेडियो, वीकली प्रोग्राम्स, 40 मिलियन पीपल लिसन, गपशप, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी कैन डू। तो ये जब प्रेसिडेंट भी बन गया ना, तो उसके बाद भी इसने पता है क्या किया? ये बीबीसी रेडियो के ऊपर ना गपशप के नाम से एक शायद प्रोग्राम था, उस वो गपशप किया करता था। ठीक है। लोगों के साथ डिबेट किया करता था, उनसे पूछा करता था कि आप कैसा फील कर रहे हैं। फिर उनको बताया करता था कि हम आजकल ये कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करें, आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करें, तो हम फर्दर इस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं और हम जल्दी यहाँ से निकल सकते हैं। तो इनकी जो न्यू डील थी, इसको मैंने डिवाइड किया है इन थ्री पार्ट्स। ये तीन तरह के जो थे इसके प्रोसेस थे। इसके एक के अंदर रिलीफ मेजर्स थे, दूसरा था रिकवरी, और तीसरा था रिफॉर्म्स। ठीक है। और हमेशा जब भी कोई डिजास्टर आता है तो इसी तरीके से होता है, पहले आपने इमरजेंसी रिलीफ देना होता है, उसके बाद फिर आपने अपना जो लॉस होता है उसको रिकवर करना होता है, और इन योर थर्ड स्टेप आप सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं, आप रिफॉर्म्स की तरफ आते हैं, ताकि नेक्स्ट उस तरह का जो डिजास्टर है वो ना हो सके। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया, तो सबसे पहले आपने फ्लड के लिए रिलीफ पैदा करना है। कैसे? वहां पर कोई कैंपिंग कर दें, वहां पर लोगों को खुराक प्रोवाइड करने लग जाएं, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, ये रिलीफ होगा। रिकवरी के लिए उनका जो डैमेज हो गया है, जो उनके घर वगैरह टूटे हैं, आपने उनको दोबारा बना के देने हैं, ये होगी रिकवरी। रिफॉर्म क्या होगी कि नेक्स्ट वहां पर इस तरीके का एक सेटअप बनाया जाए कि दोबारा फ्लड्स आए ही ना, ये है रिकवरी। तो जब भी कोई डिजास्टर आता है तो ये तीन मेथड्स होते हैं जिनको अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट अगर चलें तो हमने मेयर्स करने हैं न्यू डील के अंदर। तो न्यू डील के अंदर जो मेयर्स थे वो क्या थे? सबसे पहले रिलीफ मेयर्स को ही हम देखते हैं। तो फेडरल इमरजेंसी रिलीफ मेयर्स, इसमें क्या था कि लोन्स बाय द गवर्नमेंट फॉर द री एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वहां पर जितने भी लोग थे जिनका इश्यू क्रिएट हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादातर जो लोग थे जो कि जिनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुकी थी, जो कि मतलब कि जॉबलेस हो चुके थे, तो उसका क्या किया गया कि उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से उनको दोबारा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए री एम्प्लॉयमेंट उनको किया गया। अब इसमें उसने पता क्या किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये जो कंसेप्ट था, उन्होंने जो रोड्स थे उनको रिफर्बिश करने के लिए, वहां पर दरख्त लगाने के लिए, डैम्स की सफाई के लिए, स्कूलों के अंदर पेंट करने के लिए, वॉल चेकिंग करने के लिए उन्होंने लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ? एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, सेकंड आपके मुल्क के अंदर जो एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला कंडीशन थी वो काफी कम हो रही है। आप लोगों को कम दे के आपको सिर्फ उनको इतना दे रहे हैं ताकि वो कुछ खा पी सके, लेकिन आप उसके बदले में काम भी ले रहे हैं, मीन कि आप फ्री में कुछ भी नहीं दे रहे। ठीक है। उसके बाद ये सिविल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, रिपेयरिंग रोड्स एंड जो उनके बिल्डिंग थे, बिल्डिंग पार्क्स वगैरह, ठीक है, इसके ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन, $11 billion वर डिस्पर्स्ड बिटवीन 1935 से 1941। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, डैम्स वाज इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। 8 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड। ठीक है, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके बाद ये सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स, इट वाज कंसिडर्ड एज द रूजवेल्ट फ्री आर्मी।
These responsibilities was cleaning forests, painting trees, tree plantation, conserve public parks, host historical places. Unmarried young engaged 2.5 million jobs generated, ठीक है, और इनके अंदर 8500 वुमेन भी थी। ये इस तरीके से उन्होंने ना अपना वो जो एक इमरजेंसी रिलीफ के तौर पर उन्होंने लोगों को कुछ ना कुछ देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जी उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया। $11 बिलियन लोन वाज गिवन टू इंडस्ट्रीज फॉर जनरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जब आप इकोनॉमीज को जो है इंडस्ट्रीज को आप पैसे देंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करेंगी, वहाँ पर काम होना स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये नेशन, तो वहां पर जॉब्स क्रिएट होंगी। नेशंस रिकवरी एक्ट उन्होंने लॉन्च किया। पब्लिक वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू बिजनेस टू हैवी इंडस्ट्रीज, ये स्टेप लिए गए। नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन, चाइल्ड लेबर अबॉलिश, वर्क आवर्स वर लिमिटेड टू 8 आवर्स, ठीक है। $12 to $15 मिनिमम वेज हुआ सेंट इन अ वीकली, ये इतने पैसे दिया जाते थे। उसके बाद जी नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट हुआ, इसके अंदर भी 11, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। National Labor Relation Board encouraged the trade unions nullified by the Supreme Court. NLRB was established to enforce National Labor जो लेबर है रिलेशन एक्ट। ये जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा थी वुडरो विल्सन के दौर से पहले भी, तो उस जो एक्सप्लॉयटेशन थी उसको कम करने के लिए भी लेबर रिफॉर्म्स किए गए। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसको फर्दर डिवाइड करें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर, तो एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट्स पेमेंट टू डिक्रीज कल्टीवेशन, जिनकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो कि पैदावार जिनकी कम थी, ठीक है, उनको बेनिफिट्स दिए गए, ठीक है। टैक्सेस एंड फ्लोर मिल्स एंड मीट इंडस्ट्री जो थी उनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए। सॉयल कंजर्वेशन एक्ट, इन्होंने क्या किया कि इरोजन जो होती थी ना, वो उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन थी उसको बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी। तो इन्होंने एक एक्ट लॉन्च किया कि आपने जो वो इरोजन है उसको ख़त्म कैसे करनी है। उसके बाद जी न्यू एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट, ये क्या था, क्रॉप लॉन था। इसके अंदर क्या किया जाता कि वो जो फार्मर्स थे उनको इंश्योरेंस के लिए पैसे दिए जाते थे कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्शन जो है उसके अंदर कोई इम्बैलेंस होता है तो वो इंश्योर किया गया उस चीज़ को। कंट्रोल ओवर ड्राउट एंड ट्रस्ट, सीड्स जो थे वो और प्लांट्स जो थे वो दिए गए लोगों को, जो फार्मर्स थे उनको, कि आप ये जो सीड्स हैं इसको यूज़ करें, ठीक है। मीन के एक एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसको गोद ले लिया गया था इन अ सेंस। आपने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को रिलीफ दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर काम किया, जो सीड फॉर्मेशन थी और उसके अलावा और भी जितने भी इस तरीके से काम किया जा सकते थे जिससे हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए या उसको बैलेंस किया जाए, वो सारे काम किए गए। बैंकिंग रिफॉर्म्स के अंदर इमरजेंसी बैंकिंग एक्ट लॉन्च किया गया, ग्लास स्टीगल एक्ट था, गोल्ड रिजर्व एक्ट थे, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो था। इसके अंदर क्या किया गया कि आपने लोगों को अब दोबारा एक ट्रस्ट दिलाया कि आप बैंकों के अंदर अपने पैसे रखें, इंशाल्लाह ताला आपका अब जो पैसे हैं वो ज़ाय नहीं होंगे, ठीक है। और जो फेक रजिस्ट्रेशन को थी उसको ख़त्म किया गया, कंट्रोल की गई जो एक करप्ट प्रैक्टिसेस थी इनको कम किया गया। उसके बाद अगर आप सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर देखें तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, पेंशन स्कीम्स वर लॉन्च। उसके बाद ये टेनेसी वैली एक्ट हो गया था, 16 ग्रेट डैम्स जो थे वो बनाए गए। इमरजेंसी रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, नए रेल रोड्स बने। यूएस हाउसिंग अथॉरिटी, इसके ज़रिए जो नए होम्स थे, कम जो इनकम थी उसके ऊपर नए घर बनाए गए। होम ओनर्स लोन कॉरपोरेशन प्रोवाइड क्रेडिट ऑन द लो इंटरेस्ट, मतलब कि जो थे लो इंटरेस्ट के ऊपर भी घर प्रोवाइड किया जाते थे। अब ये जो डील थी, अब इसके अंदर ये हमने देखा कि बैंकिंग रिफॉर्म, सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स, उसके अलावा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, उसके अलावा जो पहले इंडस्ट्रीज को पैसे देने, लोगों को जॉब्स देने, ये सारा काम जो था ना वो उनका रिलीफ, रिकवरी एंड जो उसका सॉल्यूशंस वाला जो पैराग्राफ था, जो एक रिफॉर्म्स वाला जो सेक्टर था, उसके अंदर इन्होंने इस न्यू डील को डिवाइड किया और फिर फर्दर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। अब इसकी ये जो न्यू डील इतना ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपेंस हुआ, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए, तो कुछ ज़ाहिर बात है इम्प्लीकेशंस भी होनी थी, पॉजिटिव भी थी नेगेटिव भी थी। पॉजिटिव ये थी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनी, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल गॉट जॉब, मोर देन 25% अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो 19 तक आ गई। और फिर
फर्दर इसको और भी कम किया गया। रिफॉर्म्स इन लेबर, वीक वेजेस, वीक आवर्स, यूनियंस वो बहुत ज़्यादा बनाई गई और लोगों को जो लेबर वर्कर्स थे उनको बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिला। उसके बाद जी कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन द अवाम और जो गवर्नमेंट था उसके दरमियान जो ट्रस्ट था वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। अवाम को ये फील होने लग गया कि हाँ जी ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे मसाइल हल कर सकती है, ठीक है, और उन्होंने किए भी सही। उसके बाद ये सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर ये ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो ये सारा कुछ जो था ये होना उस टाइम स्टार्ट हो चुका था। अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप नेगेटिव जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको देखें तो पावरफुल प्रेसिडेंट था वो इसको डिक्टेटर कहा गया, ठीक है, इसने जुडिशरी के साथ भी पंगे लिए और इसने और भी बहुत कुछ किया। उसके बाद ये अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल 19% पे अनएम्प्लॉयमेंट थी। रिच पुअर गैप वाज नॉट एड्रेस। उसके बाद ये नेशनल डेट जो जब ये 1933 के अंदर आए थे तो 22 बिलियन डॉलर था और 1940 के अंदर ये 40 बिलियन डॉलर 44 बिलियन डॉलर हो गया, मतलब कि 22 बिलियन डॉलर जो डेट था वो इंक्रीज हो गया। गैप इन सप्लाई एंड डिमांड वो एक इशू जो था मेजर वो रहा ही रहा। तो ये था हमारा न्यू डील का एक लेक्चर जिसके अंदर हमने ग्रेट डिप्रेशन के जो मसाइल थे उनको भी डिस्कस किया और उनको किस तरीके से हल किया गया, उसके इम्प्लीकेशंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशन वो हमने डिस्कस की। फर्दर हम इंशाल्लाह ताला अपनी इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।